हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार। आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी रखता है और उसके बेस के आधार पर भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। इनमें कुछ टेट्रागन है जिसको हम लोग समचतुष्फलक बोलते हैं, बहुभुज हैं, सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं सॉरी। इन सभी प्रश्नों को हम आज लेकर आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उसको हम लोग एक एक करके देखते हुए ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है पिछले जितने भी क्लास किए हैं वो सभी आप लोगों ने बहुत ही सराहा होगा और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी किया होगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट दें और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप दूसरों को जो कि इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उसको ये वीडियो पहुंचाएं। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचने से उनको थोड़ा सा यदि इस वीडियो से बेनिफिट होती है तो हमारा लक्ष्य जो है पूरी होती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ नई ट्रिक्स इसमें आपको मिलने को है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि S जो है वो एक कोण है और S जो है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है। दैट मीन्स उसको डिनोट करता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई इंटू आर इंटू एल स्लैंट हाइट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि हाइट्स जो है वो आपको दिया हुआ है h। ये हाइट हम लोग ले लेते हैं h, स्मॉल h दिया हुआ है और जो इसका वर्टेक्स एंगल है वो आपको डिनोट कर रहा है अल्फा से। तो चलिए हम लोग इसको अल्फा से डिनोट कर दें। कहता है कि s को इसमें से किस फॉर्म में लिखा जा सकता है यही हमको बताना है और रेडियस हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे r, ठीक है। चलिए चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 और sec का फॉर्म ही है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 10 को लेते हैं। 10 अल्फ़ा यदि हम लोग लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा रेडियस बाय हाइट। इफ सेक अल्फ़ा यदि हम लोग लेते हैं तो सेक इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस डिवाइड बेस होता है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू आपको है स्लैंट हाइट एल से जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एंड डिवाइड बाय एच। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी है आपके एग्जाम्पल में, तो हम लोग क्या करते हैं 10 अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा को मल्टीपल कर देते हैं तो ये आपको मिलेगा आर, है ना, एल डिवाइड बाय एच स्क्वायर। ओके, हमको बताना ये था कि एस को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पाई आर एल का वैल्यू यदि हम लोग इससे फाइंड कर देते हैं तो ये एच स्क्वायर इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये आपका हो गया पाई इंटू एच स्क्वायर 10 अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा, ठीक है। जो कि आपको एग्जाम्पल को ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर कितनी सी।
तो आपका आंसर हो गया क्या, सी नंबर। सभी को समझ में आया? अगले क्वेश्चंस के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको फुल्ली प्रैक्टिस बार बार करने की ज़रूरत है ना। आपको दिया हुआ है इतना इज इक्वल टू ए, इतना इज इक्वल टू बी और इतना इज इक्वल टू सी, तो x का वैल्यू आपको क्या होगा ये बताना है। यदि हम लोग फर्स्ट को रेसिप्रोकल में लेके आए, है ना, तो 1/a इज इक्वल टू आपको क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई, है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/a इज इक्वल टू 1/x एंड प्लस 1/y। अलग अलग हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेकेंड में रेसिप्रोकल यदि हम लोग लेते हैं 1/b इज इक्वल टू बाय सेम x प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स जेड, तो हमने फाइंड किया 1/b 1/z प्लस 1/x। बाय सेम वे 1/c is equal to y plus z divided by yz, then 1/c is equal to 1/z plus 1/y, ठीक है। चूंकि आपको वैल्यू निकालना है x का, तो x को तो आपको रखना पड़ेगा। तो यदि हम लोग इसको और इसको ऐड कर दें तो 1/x और 1/y का वैल्यू आपको मिलेगा, सॉरी 1/z और 1/y का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, ऐड करने पे 1/c है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं इसको, a प्लस b 1/a प्लस 1/b, और c को हम लोग माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/x और माइनस 1/z और माइनस 1/y। ये माइनस कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। आपको क्या बचा, एलसीएम ले लीजिए इसमें। ये आपका हो गया a b और c, ये b c प्लस ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 2/x, एंड हमको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ x, हमारा क्या निकलेगा 2abc डिवाइड बाई बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बी, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अच्छे से समझ में आया ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है एक चतुष्फलक। चतुष्फलक ये आपका इसका पिक्चर है, जिसको हम लोग टेट्रागन भी बोलते हैं। इसका यदि हमको आयतन निकालना है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू √2/12 इंटू ए क्यू करना है। यहाँ पे आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है √2/12, ए जो कि आपको दिया है प्रत्येक कोर, दैट मीन्स साइड आपको दिया हुआ है 3, है ना, और 3 ये आपका 3 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 9√102 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हमको प्राइज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितनी। तो नंबर ऑफ फेस यदि हम लोग देखें, एक फेस हो गया ये पीछे वाला, ये फ्रंट वाला, और ये इस तरफ वाला, और एक ये नीचे वाला, है ना। पिक्चर में आप इसको आसानी से देख रहे हैं।
तो टोटल फेस कितने होते हैं? तो फेस होते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग ये सभी देख लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ फेस कितने हो गए? 4। ओके, अब इससे रिलेटेड ये भी पूछे जाते हैं कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं। तो वर्टेक्स में आप देख रहे हैं ये आपका 1 हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड वर्टेक्स और ये फोर्थ वर्टेक्स। तो नंबर ऑफ फेस जो है इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ वर्टेक्स के, है ना, जो कि हो गए कितने? 4। फिर इससे रिलेटेड हमको ये भी पूछा जाता है कि इसका हाइट जो है वो क्या है। तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है √6/3 इंटू साइड, है ना। और यदि हमको इसमें निकालना हो कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू हमारा होता है √3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई भी सेंट्रॉइड है ना, और सेंट्रॉइड यदि है किसी भी पॉइंट पर, तो उससे एजेस का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। यदि आपसे ये प्रश्न में कहा जाए तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड टू वर्टेक्स, है ना, इज इक्वल टू √6/4 इंटू ए। और सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं, सरकमफेरेंस, सरकम सेंटर, है ना। इस तरह से यदि आपका सर्कल बना हो तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया कैपिटल रेडियस की इक्वल। तो कैपिटल रेडियस आपका हो गया √6/4 इंटू ए। अगर यदि आपको इन सर्कल बना हुआ हो, है ना, यानी स्मॉल रेडियस, इसके अंदर कोई भी यदि आपको सर्कल बना हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर जब सर्कल बना हुआ हो तो उसका ये यदि हमको रेडियस निकालना है तो उसका रेडियस क्या होगा, ये हमको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, √6/12 इंटू ए, ये करना है। और कैपिटल रेडियस और स्मॉल रेडियस दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज इसमें √3/1 होगा। इससे रिलेटेड अभी तक सवाल पूछा नहीं गया है, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है इससे क्वेश्चन रेज हो, है ना, इसलिए इसको याद रखने की आपको ज़रूरत है। इसमें एक और केस होता है, यदि मान लीजिए इन स्फीयर बनता है ना, यदि आपको इन स्फीयर बनता है तो आपको रेडियस जो होगा √a/24, है ना, √a/24, ठीक है, इन स्फीयर के लिए ये आपका क्या होगा, रेडियस। अगर यदि इसमें आउट स्फीयर बन रहा हो, है ना, यानी सरकम स्फीयर, तो उसके लिए जो रेडियस होगा वो a/√8 होगा। ठीक है, ये आपका आउट स्फीयर हो गया, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर बोलते हैं। अगर यदि स्फीयर का हमको निकालना है रेशियोज, तो रेशियोज आपका क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं इसको √3 का रेशियोज में है, तो ये आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आपका √3:1 के रेशियो में, ठीक है। इसको याद रखिए ज़रूर से, ताकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न यदि पूछे जाए तो इस तरह के प्रश्न हमसे छूटने नहीं चाहिए, है ना। आपको हमारे इस वीडियो से यदि बेनिफिट हो रहा हो तो आप अपने भाइयों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो, वो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ये हमारे लिए एक उत्साह का काम करता है कि आप लोग हमें इतने लाइक करते हैं, हमारे वीडियो के इंतज़ार में करते हैं। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें BC को बढ़ा दिए दोनों तरफ, और तब इसमें जो बाह्य कोण हमारा बन रहा है एक्सटर्नल एंगल, यदि हम लोग ये दोनों कोण को देखें तो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण आपका होगा डेन, है ना। एक्सटर्नल एंगल जो है, यदि हम इसको फाइंड करना चाहें तो मान लीजिए ये एंगल ए है, ए से ही डिनोट कर लीजिए। ये एंगल 1 मान लीजिए, ये एंगल 2, और ये एंगल 3, और ये एंगल 4। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल 3 है, 4 है, ये हम लोग 5, 2 तो माने नहीं, इसको 2 है ना, 3 और इसको 4। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल जो है अपोजिट इंटरनल एंगल की सम के इक्वल होता है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। बाय सेम वे एक्सटर्नल एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ए के इक्वल होगा। अब दोनों को यदि हम लोग प्लस कर दें तो एक्सटर्नल एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 3। अब ये एक्सटर्नल एंगल को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस, ये हम लोग देख रहे हैं द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमको 180 होता है, जिसको हम लोग रेडियन में पाई से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया a प्लस पाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न कि एक ट्रायंगल है ना, जिसमें आपको एक्सटर्नल एंगल का सम यदि आपको है P और Q, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपको बताना है P प्लस Q क्या होगा। तो P प्लस Q आप डायरेक्ट निकालिएगा, 180 डिग्री प्लस 60 इज इक्वल टू कितना, 240 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुभुज, जिसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें यदि हमको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए कहा जाए तो n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स को बताता है। अगर यदि हमको इसमें सम ऑफ द एंगल निकालने के लिए कहा जाता है तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन होता है। अगर यदि हमको ईच एंगल निकालना है तो इसको नंबर ऑफ n से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ईच एंगल जो है, प्रत्येक 5 एंगल है ना, आपको दिया हुआ है फर्स्ट 72 इंटू 5, ये हो गया सम। और साइड हम लोग मान लेते हैं n है, तो n माइनस 5, क्योंकि 5 एंगल्स तो इसमें से खत्म हो गया, बच गया हमारा इतने साइड्स। ठीक है, एंगल का सम जो है n माइनस 5 इंटू कितना होगा, 160, और ये सम जो है वो कितना होगा, n माइनस 2 इंटू 108। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इसको छोटा करते हैं कैंसिल करके। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 32 टाइम्स में, और ये आपका 36 टाइम्स। इसको 4 से कैंसिल करते हैं फिर से, तो ये 4 से आपका कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में, 48 टाइम्स में। ये 4 से 8 और ये 4 से 9 टाइम्स में। अब हमारा कैलकुलेशन छोटा हो गया, तो 48 प्लस ये आपका हो गया 10 माइनस 40 इज इक्वल टू
9n-18, ये आपका हो गया 8 इज इक्वल टू 9n-8n, तो यह n और इज इक्वल टू -18, ये आपका कैंसिल होगा, ये कैंसिल 43 टाइम्स में होगा ना, ये आपका आ गया 3, n इज इक्वल टू 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलें। देखिए, ओ आपका केंद्र वाले और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये आपका सेंटर हो गया ओ। कहता है कि पी क्यू एक जीवा है, ये हमारा मान लिए ये है पी क्यू, और कहता है पी तथा क्यू पर स्पर्श रेखा बनी हुई है जो टी पर कटते हैं, तो ये एक दूसरे से टी पर कटते हैं। टीपी की लंबाई आपको बताना है, जो कि ये है, और ये आपको 5 सेंटीमीटर, इसका फिगर हम लोग फिर से बनाते हैं। ये आपका एक सर्कल है, ये आपका स्पर्श रेखा, ये टी, ये पी और क्यू, या पी और क्यू, ये आपका हो गया जीवा, ये आपका रेडियस दिया हुआ है, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं, रेडियस आपका 5 है, ये जीवा आपको दिया हुआ है 8 है, तो ये आपका 4 हो गया, और ये आपका हो गया 3, यदि हम लोग इसको m मान लें। हमको निकालना है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए इस दोनों का मल्टीपल डिवाइड ये करें, तो यानी 20/3, हमेशा ऐसा ही होगा। क्यों होगा वो भी देखते हैं। चलिए, ऊपर वाले ट्रायंगल को हम लोग केवल लेते हैं, ये वाला है ना, ये आपका P है, M है, और ये आपका O है, और ये आपका T। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये आपका 90 डिग्री है जीवा पर, यदि हम लोग केंद्र से बाइसेक्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बनाता है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे आपका P जो है वो टेंजेंट पॉइंट है, तो रेडियस ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये कॉमन एंगल हो गया। तो दो एंगल यदि इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी और टी ये सिमिलर हो गए हैं ट्रायंगल किसके, ओ एम और पी के, और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स उसके रेशियो में होते हैं, तो ओ पी बाई ओ एम इज इक्वल टू पी टी बाई एम पी, है ना। इसको हम लोग देखें तो पी टी इज इक्वल टू क्या, ओ पी इंटू एम पी या पी एम और डिवाइड ओ एम, है ना, जो कि हमने यहाँ पे किया, ओ पी पी एम डिवाइड ओ एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर जाना है, ये गया और इस गंतव्य से वापस आया, जाने में नाव चला रहा है तो एक बार धारा के साथ चलेगा और एक बार धारा के विपरीत चलेगा, तो इस केस में यदि हमको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमको करना है टोटल टाइम इंटू दोनों टाइम जो है वो आपका कितना है 5, दोनों के चाल का सम जो कि आपका हो गया 14, दोनों का डिफरेंस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू जो 9 की एक्चुअल चाल है वो सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल,
2 से ये आपका 7 और ये 2 से 3 आया कितना 21, तो डिस्टेंस हो गया इतना। यदि हम लोग फॉर्मूला लिखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टोटल टाइम इंटू एस प्लस वाई और एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। इस केस अगर यदि आपको जनरल निकालना है तो वो भी देखते हैं। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए डी, जाने के साथ वो धारा के साथ चला, तो धारा के साथ टोटल टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। धारा के साथ चाल हो गया 10 और प्लस 4, धारा की चाल दोनों 9 की चाल दोनों क्या होगा ऐड होगा। डी टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगा बढ़ जाएगा, तो 10 माइनस 4। इस तरह से दोनों के द्वारा टोटल टाइम जो लिया गया वो कितने 5 घंटे का। सॉल्व करेंगे इसको, डी का वैल्यू जो आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है कि एक ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जिसमें AC के मिड पॉइंट को स्पर्श करता हुआ B से गुजरता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, मान लेते हैं इसको T। तो हम लोग जानते हैं इस केस में PT स्क्वायर, ये P पे कैंसिल करता है, PT स्क्वायर इज इक्वल टू AP या PA इंटू AB ये होता है। तो AT जो है वो AC बाई 2 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है T। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, AC को AB भी लिख सकते हैं, तो AB बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AB। ये आपका AB स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हमारा हो गया AP इंटू AB। ये आपका कैंसिल हो गया। हमको निकालना था AP रेशियो AB, जो कि आपको फाइंड हो गया 1:4। आंसर आपका जो है डी नंबर ऑप्शन में है 1:4। ये आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चले। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1। फिर दिया हुआ है 14, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 2। फिर दिया हुआ है 39, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 3। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, और इसमें इंक्रीज हुआ 4, इसमें इंक्रीज हुआ 6, नेक्स्ट इंक्रीज होगा कितना 8, तो ये हमारा कितना हो गया 13 और 8 कितना 21। ये हमारा कितना आएगा 84, तो ये हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट के लिए हम लोग चले। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। दो जीवाएं आपको दिए हुए हैं जो एक दूसरे के समानांतर है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है 3। देखिए इसके लिए आज मैं हमको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। यदि आपको निकालना है रेडियस, तो हाफ इंटू रूट अंडर फर्स्ट जीवा की लंबाई सेकेंड जीवा की लंबाई, दोनों का जोड़, दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना हो गया डिफरेंस कीजिए 6, माइनस इसका डबल 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू डी प्लस C1 यानी बड़ी जीवा। अरे देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं हाफ अंडर रूट C1 फर्स्ट कॉर्ड का स्क्वायर, C2 सेकेंड कॉर्ड का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया, और 4 इंटू डी का होल स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, जो नज़दीक वाली जीवा है।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे लिखें कि आपका C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर है, इसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ दिए। तो a प्लस बी 16, a माइनस बी ये आपका हो गया 6, ये हो गया आपका हाफ अंडर रूट। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका 16 इंटू 6 माइनस 36 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121। ये आपका 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 से 2 और ये 3, 4 टू जा 8 माइनस 3, ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 121 हाफ, ये आपका हो गया अंडर रूट 146 डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, यदि हमको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं। ये आपका कॉर्ड है, ये आपका सेंटर, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3, ये पता नहीं है, ये रेडियस और ये रेडियस है। कॉर्ड डिवाइडेड होता है 2 इक्वल पार्ट्स में। यदि हम लोग सेंट्रल से उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका 5/2 हो गया और ये आपका 11/2। तो फर्स्ट केस में यदि हम लोग रेडियस का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 11/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर वाले ट्रायंगल से। यदि हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना। अब यदि हम लोग देखें दोनों में रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू है तो LHS इज इक्वल टू है तो RHS भी इक्वल होगा, यानी 11/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 3/3 का होल स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू हमको फाइंड करना और x के वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको इसमें वैल्यू को पुट करना है ना। तो ये आपको बतलाएगा रेडियस। अगर यदि आप फॉर्मूला भूल गए तो इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है जिसका आंसर ये था। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हैं, इसका आंसर ये हो गया, इसे हम लोग देख चुके हैं। देखिए कहता है कि H एक ऊंचाई और 2H ऊंचाई वाले दो खंभे है ना। आधार को जोड़ने वाली रेखा ये हो गया, इस पर कोई भी बिंदु है, खंभे के शीर्षों का उन्नयन कोण अनुपूरक है। ठीक है, ये देखिए ये अल्फा और ये बीटा दोनों कोण का योगफल जो है वो आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। ये आपका H है, ये 2H है और ये डिस्टेंस जो है वो आपका x और y। यदि हम लोग टेन देखें तो टेन अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण और टेन बीटा इज इक्वल टू 2h बाय y। दोनों को मल्टीपल करते हैं तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पे आपका 2h स्क्वायर बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिला, एक्स वाई। आपको बताना था 2h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, तो ये आपका आंसर हो गया एक्स वाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए राम किसी काम का 60% हिस्सा 15 दिन में करते हैं। चलिए उसके बाद रहीम रचेल की मदद लेता है, यानी रहीम रचेल के साथ उसने कितना परसेंट काम किया, रिमेनिंग वर्क यानी 40% का। ठीक है, तो देखिए राम
फिर है रहीम और रच, वर्क। कहता है कि रहीम राम की तुलना में 50% कार्यकुशल है। इसका अर्थ ये हुआ कि राम की तुलना में 50% कार्यकुशल है, यानी आधा ही काम करता है रहीम। राम यदि 2 काम करता है तो रहीम 1 काम करता है, ये कहा। फिर उसी प्रकार से रचेल रहीम की तुलना में 50% कुशल, सेम वही। रचेल 1 काम करता है तो रहीम 2 काम करता है। चलिए, रचेल 1 तो रहीम 2, और राम जो है रहीम का 2 गुना, यानी ये कितना 4 काम करता है। तो आप देख रहे हैं ये वर्क का होगा, तो टाइम का क्या होगा, ठीक इसके रेसिप्रोकल, यानी 1:2 क्या 4, ये टाइम का रेशियो होता है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल कितने परसेंट पे, 100%, है ना, जिसमें उन्होंने कितने 100% तो वर्क था, लेकिन अब आपके लिए ये तीनों मिलकर कितने वर्क करता है, केवल 40% का। तो 40% वर्क बचा, जिसके लिए उसने टाइम कितना लेता है 7, यानी कितने टाइम लेगा वो 40/7। आपका आंसर कितना हो गया, ये 100 था 7, तो 100/7 टाइम हो गया। अब यहाँ पे टोटल वर्क के लिए और 40% ही वर्क हमको शेष बचाना, तो 40/7 ये टाइम हो गया हमारा। नेक्स्ट चलिए, कहता है कि एक समानांतर श्रेणी है ना, जहाँ आपका 7वां और 22वां पद आपको दिया हुआ है। तो श्रेणी का पहला पद क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि nवां पद यानी Tn इज इक्वल टू होता है प्रथम पद n-1 इंटू डी। तो 22वां पद यदि हम लोग देखें तो 22वां पद कितना है 83। इसको यदि निकालेंगे a प्लस कितना होगा n 22-1 इंटू डी। सेम वे a प्लस 7 यानी 6d इज इक्वल टू 38। सॉल्व कीजिए दोनों, सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये आपका 45 इज इक्वल टू कितना आएगा 15d। ये कैंसिल हो गया 3 से, d इज इक्वल टू क्या मिला 3, यानी डिफरेंस मिल गया। आपको निकालना है फर्स्ट a, तो सॉल्व कीजिए, a इज इक्वल टू क्या होगा 38 - 6 इंटू 3, है ना। तो ये आपका कितना है 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आज हम लोगों ने सभी को देख लिया, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग और भी कुछ प्रश्न को देखेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोग इसे अपने दोस्तों में भी लाइक और सब्सक्राइब के लिए प्रोत्साहन देंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी इससे कुछ बेनिफिट ले। हमारा तो यही एम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी वीडियो से सीखें, ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर से कुछ नए प्रश्नों को लेकर आएंगे और नई ट्रिक्स को सीखेंगे। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।